हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री के आगे का चैप्टर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम यहाँ इसे समझने के लिए आए हैं, ना कि इसे बुक की तरीके सीधा सीधा पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन संग्रह से उत्पादन तक लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है ना फ्रेंड्स? हर जलवायु में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम देखते हैं कि विशेष फसलें विशेष क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु के मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने सदैव अपने भोजन का उत्पादन नहीं किया है, क्योंकि उससे पहले तो वह या फिर तो कंदमूलों पर आश्रित थे या फिर जंगली जानवरों पर उनका शिकार करके अपना पेट भरते थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि एकदम से जलवायु गर्म होने लगी थी और घास के बड़े बड़े मैदान बनने लगे थे। साथ साथ ही जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती थी, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि कृषि के बारे में जानना शुरुआत कर दी थी। कृषि के बारे में जानने के लिए इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक तरीके से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसी प्रकार लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया होगा और उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज। हालांकि याद रखने लायक कोई विशेष बात नहीं है, फिर भी धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे, क्योंकि वह अपने घरों के आसपास घास रख देते थे ना, जिससे जानवरों की तरफ आकर्षित होते थे। हमने पढ़ा था ना, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर क्या खाते थे? घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों से आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह वे धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। फिर लिखा हुआ है बसने की प्रक्रिया। या इसे आप मेरी भाषा में समझने का प्रयास करिए। क्या होता था कि पुराने ज़माने में जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता था, शिकार करता था, उसका कोई स्थायी आवास नहीं था, है ना? तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान जानवर के पीछे घूमता रहता था, या आज यहाँ है कल वहाँ है, उसकी कोई एक स्थायी जगह नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों ने कृषि के बारे में जाना तो उसे एक जगह रुकने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि कृषि तो एक ही जगह रह करके हो सकती है ना, और वो भी उस जगह पर उसे लंबे समय तक रहना पड़ता था। इस तरीके से धीरे धीरे वो व्यक्ति जहाँ खेती करने लगा वहीं बसने की सोचने लगा। हाल और आज भी जो हम भोजन खाते हैं वह किसके कारण है? बसने की प्रक्रिया के ही कारण है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा गया? बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे, ये पौधे अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह थी कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का चयन लोग स्वयं करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। पहले से ही लोग सोच विचार कर लिया करते थे इन बातों पर। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके दाने बड़े हों और साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके हुए दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि उन्हें फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। देखिए, अगर बीज को एकत्रित करके रखा नहीं जाएगा तो अगली बार फसल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीज तो बोना पड़ेगा ना। इसलिए लोग भंडारण के बारे में भी सोचते थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। भाई हिंसक होंगे तो उन पर ही अटैक कर देंगे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर
तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते थे, छोटे होते थे, क्योंकि वो अहिंसक होते थे। चलिए, लिखा हुआ इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सी जंगली सूअरों का है, कौन सा पालतू। तो आपको दिख ही रहा होगा ना कि ये वाला जंगली सूअर का होगा, ये पालतू सूअर का। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। मैंने ये बात बताई थी ना। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कौन कौन सी फसलें थी? गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। नीचे की तरफ लिखा हुआ एक नवीन शैली। एक नवीन शैली से पहले इस साइड से देखिए अनाज का उपयोग। अनाज का उपयोग किस किस तरीके से किया जा सकता है? बीज के रूप में, जिससे दोबारा फसल उगाई जा सके। खाद के रूप में, जिसे हम खाते हैं। उपहार के रूप में, किसी व्यक्ति को लोग दे भी दिया करते हो। और भंडार के रूप में, मतलब इकट्ठा करने के लिए। एक नवीन शैली में लिखा हुआ है, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है ना। इनमें से कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधा उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। ये बात भी हमने बताई ना। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब भंडार करने के लिए भी तो बर्तन वर्तन की आवश्यकता पड़ेगी ना। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद भंडार, ये तो बहुत आसान है और इतना ज़रूरी भी नहीं है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती ही तो जाती है। और साथ ही साथ जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। ज़रूरत पड़ने पे क्या मिल जाता है? मांस मिल जाता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इसी कारण से जब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो अपने साथ जानवरों को भी लेकर के जाया करते थे। ठीक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जाने। मानचित्र 2, क्या तुमने नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाते हैं जहां पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। चलिए मैप की तरफ देखते हैं कौन कौन सी जगह दिखाई गई हैं। दाउजली हेडिंग, चिरान, कोल्डी हवा, महागणा, बुरझोम, मेहरगढ़, हुल्लूर, पेयमपल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, शायद आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या आते? नवपाषाणिक पुरास्थल। हम वापस से उसी पृष्ठ पर आ गए हैं। लिखा हुआ है, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, यह जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज और दाने के अवशेष हैं। लोगों को क्या मिले हैं? उन लोगों को रोचक हैं कि उन्हें क्या क्या मिला है? जले हुए अनाज और दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये जल गए होंगे या फिर इन्हें जानबूझ के जला दिया गया होगा। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और जलवायु के अनुसार उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे दी हुई तालिका में तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाज और पशुपालकों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ये जरूरी है, इनको आपको याद रखना है। इन्हें याद रखना है। लिखा हुआ है अनाज, एक तरफ लिखा हुआ है अनाज और हड्डियाँ और दूसरी तरफ पुरास्थल। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में, जो कहाँ है अब आज के वक्त में, कहाँ है? पाकिस्तान में। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा में, जो आजकल कहाँ है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में।
चावल, मवेशी, मिट्टी के खुरों के निशान महागना में, जो भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। गेहूं और दलहन गुफ क्रॉल आधुनिक कश्मीर। गेहूं और दलहन कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल कहाँ कहाँ आपसे मिले, चिरांद में। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और बकरी, सूअर के अवशेष कहाँ मिले हैं, हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर के अवशेष पेयमपल्ली, जो कहाँ है आज के समय में, आंध्र प्रदेश में। इन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। देखिए एक बार फिर से बुक ने साफ किया कि कुछ ही हैं, सभी नहीं बताए गए हैं। फिर लिखा हुआ स्थायी जीवन की ओर। किसकी जीवन की ओर, स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, क्योंकि लोगों को अगर एक जगह बसना पड़ेगा तो कुछ तो बनाएंगे ना। जैसे कि बुर्ज होम, अभी हमने देखा था ना वर्तमान कश्मीर में, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहते थे, गर्तवास। गर्तवास क्या होता था, एक गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था जिसमें सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। गर्मियों के टाइम अंदर पकाते होंगे, गर्मियों के टाइम बाहर पकाते होंगे, सर्दियों के टाइम नीचे। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। और अगर भिन्न है तो क्या हुआ, इन्हें कब का माना गया, नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार थे जिनकी धार को और अधिक पैना करके उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त कुछ अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है ना। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए कुछों के चित्र दिखाए गए हैं। नवपाषाण युग के उपकरण, इनकी तुलना पृष्ठ 13 अध्याय 2 में दिखाए गए उपकरणों से करो। वो काफ़ी सुडौल थे ना, तो मैं इनमें क्या समानता और असमानताएं लगती हैं। वो काफ़ी सुडौल थे और ये एक तरफ पहने हैं, इन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर क्या किया जाता था, अलंकरण, मतलब सजाया जाता था, डिजाइन बना दी जाती थी, किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, जैसे कि घड़े के इस तरफ डिजाइन बना दी, ऐसे करके, उसे क्या बोला गया, अलंकरण। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन यानी दाल की फसलें जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, और कपड़े बुनने के लिए क्या किसकी फसल करेंगे, कपास के पौधे भी उगाए जाने, तभी तो कपड़े बुनेंगे ना, जब कपास की फसल भी उगाई जाने लगेगी। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हर जगह अलग अलग प्रकार से विकास हो रहा होगा। कहीं अभी भी लोग चल रहे होंगे, कहीं स्थायी आवास बना चुके होंगे, कहीं बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। इस तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार, भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों में दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविकाएं चलाने लगे थे। ठीक है। अन्य रीति रिवाज, जहाँ पर मानव संस्कृति रही होगी वहाँ पर उसके रीति रिवाज तो बहुत एक साधारण सी बात है। लिखा हुआ है अन्य रीति रिवाज। पुरातात्विद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जो प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जनजाति। विद्वानों ने पाया है कि ये कुछ लोग ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हों। जनजाति के बारे में तो शायद सब लोग जानते होंगे, जिन्हें आज अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में तो शायद सब लोगों को पता होगा। पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक विशेष जगह पर जंगलों में छोटी छोटी बस्तियां बना करके एक ही समुदाय के कुछ लोग रहा करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जनजाति। लिखा हुआ है प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे।
ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। इस तरह से परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती थीं। इनमें जमीन तैयार करके बीज बोने, पौधों को देखभाल करने और से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल था। बच्चे पौधों की देखभाल करते और चिड़िया और तथा जानवरों को दूर भगाते थे ताकि वे पौधों को नुकसान ना पहुंचा पाएं। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती और पीसती थीं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे। उनकी जीवन शैली के बारे में बताया गया है। जबकि बच्चे छोटे छोटे झुंडों को, जहाँ जानवरों की सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे, उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम साथ साथ किया करते थे। घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। कुछ व्यक्तियों को नेता दिया गया जाता था। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान, योद्धा या पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजाति की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती थीं। सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती थीं। इनमें से उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ और चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते थे। नीचे लिखा हुआ है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी को पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते थे। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न थे। इन अन्य समाजों के बारे में भी तुम पढ़ोगे। पर देखिए लिखा बताया कि महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। ऐसा किसी समाज ने नहीं दिया है ना, जो किन्ने दिया है, जनजाति समाज ने। ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते, लिखा हुआ सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण परास्थल था। यह ईरान आने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते कौन से बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान था जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा। इस बात को याद रखिएगा कि मेहरगढ़ क्या था। इस इलाके में सबसे पहले लोगों ने मेहरगढ़ में जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। इसके बाद के स्तरों में भेड़ तथा बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। इसके बाद मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, ऐसे इस तरीके के, जिनमें 4 कमरे होते थे। प्रत्येक घर में 4 कमरे होते थे या उससे ज़्यादा कमरे हो सकते थे, जिनमें संभवतः कुछ भंडारण के लिए काम आते होंगे। साइड से लिखा हुआ है गाँव। गाँव की ये विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पाद में लगे होते हैं। ये तो सही बात है ना, आज के गाँव की भी यही विशेषता है। इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और इसको पूरा कर लेते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए लोग क्या करते थे, इस बात को याद रखिए, लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसी के लिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में खाने के लिए रखा गया होगा। इसके बाद जो टॉपिक छोड़ दिया था, इस पर आ जाते हैं, पहले और बाद के स्तर। पुरातत्वविदों को पता कैसे चलता है कि यहाँ पर पुरानी बस्तियाँ थीं। देखिए, जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इन चित्र को देखो, मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। कहाँ पर रहना शुरू किया? स्तर 4 पर, इस वाले में। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं वहाँ घर टूटने पर दोबारा वहीं बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होता है, सही है ना। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती चली जाती है। फिर सैकड़ों सालों के बाद वह टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उनका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है।
उसके बाद के स्तर और बाद के युगों के होते हैं, और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं, यानी कि जितना गहरा उतना ही पुराना। यही ऊपरी और निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। मेहरगढ़ में घर किस तरह के मिले हैं उनका एक चित्र दिखाया गया है। लिखा हुआ है नीचे मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ में घर शायद ऐसे दिखते थे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? कोई समानता नहीं है ना। एक कब्र का चित्र दिखाया गया जिसमें दिखाया गया है कि एक मानव के साथ में अन्य जानवरों जैसे बकरी या भेड़ को भी दफनाया गया है। नीचे लिखा हुआ है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये रहे। चलिए नीचे की तरफ और बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है दाओजली हेडिंग। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाओजली हेडिंग को ढूंढो। हमने ढूंढा था ना, देखा था ना। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा कि कहाँ चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसर जैसे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही साथ यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में काठास्म यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। इसके बाद लास्ट में आता है अन्यत्र। अन्यत्र में लिखा हुआ है एटलस में तुर्की ढूंढो। न पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग कहाँ है? तुर्की में है। यहाँ दूर दराज से स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया हुआ चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे उस समय तक पहिए का विकास नहीं हुआ था, इसलिए लोग या फिर तो खुद या जानवरों की पीठ पर लाद करके ले जाया करते होंगे। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।